आ जाओ नालायको। आज अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 LLP 2008। सबसे पहले सुनो LLP है क्या। LLP बेटा 2008 में आया। इससे पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हुआ करता था। नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सेम वही वाला है जो हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ लिया है, ठीक है। उसके आगे बस एक कंसेप्ट क्या डाला, लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी यहां पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। जबकि जो हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था उसमें लाइबिलिटी क्या थी बेटा, अनलिमिटेड, और यहां पे लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड, ठीक है। अब सुनो LLP का फीचर्स क्या है। LLP जो है वो हाइब्रिड बिजनेस है। हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। किसका, थोड़े फीचर्स इसके कंपनी के हैं और थोड़े फीचर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको कि इट्स अ हाइब्रिड बिजनेस, ठीक है। फिर आप बोलोगे अमित सर जैसे आपने कंपनी में पढ़ाया था इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? नो, इट्स नॉट अ प्योर बॉडी कॉर्पोरेट, लुक्स लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट ये प्योर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। इसी वजह से LLP जो है वो पब्लिक इशू वगैरह नहीं ला सकती, क्योंकि पब्लिक इशू कौन लेके आता है, बॉडी कॉर्पोरेट, पब्लिक कंपनी लेके आती है, और ये उसके फीचर में फिट नहीं बैठती है, तो ये पब्लिक इशू वगैरह नहीं लेके आ सकती, ठीक है। देखिए LLP कैसे कैसे बेटा इंडिया में आया। 7 जनवरी 2009 को इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया था। एक मिनट, हाँ, प्रेसिडेंट का असेंट आया था बेटा 7 जनवरी 2009 को। इस एक्ट के अंदर में 14 चैप्टर्स हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। 14 चैप्टर हैं और 4 शेड्यूल हैं, और 1 अप्रैल 2009 से ये लॉ इफेक्ट में आ गया। लेकिन नाम LLP का क्या है, LLP एक्ट 2008, और ये एक्ट इफेक्ट में कब से आया, 1 अप्रैल 2009 से ये एक्ट क्या है बेटा, इफेक्ट में आ गया, ठीक। चलो सबसे पहले LLP का मीनिंग समझते हैं। आप अगर मेरे नोट्स को देखोगे वहां पे देखो मीनिंग ऑफ LLP लिखा हुआ है और फिर साइलेंट फीचर ऑफ LLP लिखा हुआ है। अगर आपको एग्जाम में मीनिंग पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, बेनिफिट पूछे, सब में फीचर्स ही लिख के आना। मीनिंग भी पूछेगा ना तो यही फीचर्स लिख के आना। कम से कम 8, 9, 10 लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। 8, 9 पॉइंट्स फीचर्स में लिख के आना। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं फीचर्स में, 12 पॉइंट्स हैं, तो 12 पॉइंट में से कम 8, 9 पॉइंट फीचर्स के लिख के आना। मीनिंग पूछे तो भी वही लिखना, इंपॉर्टेंस पूछे, बेनिफिट पूछे, यही चीज लिख के आना, ठीक है। चलिए तो हम मीनिंग नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम फीचर्स से मीनिंग को समझते हैं, ठीक। देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, LLP इज अ हाइब्रिड ऑफ कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप। यही मैंने बोला, LLP क्या है, एक हाइब्रिड बिजनेस है। किसका, कॉर्पोरेट का एंड पार्टनरशिप का। दूसरा, इट एसिमिलेट्स द फीचर ऑफ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप। LLP के अंदर में पार्टनरशिप एंड कंपनी दोनों के फीचर्स हैं, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है कि वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं होता, ऐसा LLP में नहीं है। LLP में क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है। पार्टनरशिप का फीचर क्या है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यहां पे फीचर क्या है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। आगे देखो, LLP हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसा ही हमने किसका पढ़ा था, कंपनी का। कंपनी का क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसे ही LLP का क्या है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी है। आगे, LLP कंटिन्यू टिल इट्स वाउंड अप। LLP तब तक चलती रहेगी जब तक उसका वाइंडिंग अप नहीं हो जाता। LLP कब तक चलेगी बेटा, जब तक उसका वाइंडिंग अप नहीं हो जाता। जब उसका वाइंडिंग अप हो जाएगा उस दिन LLP क्या हो जाएगी, खत्म। ऐसे ही कंपनी कब बंद होती है, जब उसका वाइंडिंग अप होता है। आगे, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ मर्जर, अमलगमेशन एंड अरेंजमेंट। एक्ट में किस चीज की बातें लिखी गई है, मर्जर की, अमलगमेशन की और अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब है राइट को रीऑर्गेनाइज करना, राइट को रीऑर्गेनाइज करना। जो पहले राइट्स आपके कम थे उस राइट्स को बढ़ाए जाएंगे, कम तो कभी हम कर नहीं सकते। नेक्स्ट आ दो, अपॉन इनकॉर्पोरेशन, जैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के बाद कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है, वैसे ही LLP के इनकॉर्पोरेशन के बाद LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। LLP के इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या मिलता है, LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद सिन नंबर, और यहां पे क्या मिलेगा, LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिख रहा है आपको। नेक्स्ट 7th पॉइंट, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ, देखो इस एक्ट के अंदर में कन्वर्जन भी अलाउड है। मतलब क्या, आप पार्टनरशिप फॉर्म को LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप को LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन
एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी कभी भी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं होगी। पूछोगे हमें सर इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि लिस्टेड कंपनी में लार्ज लोगों का स्टेक लगा होता है और वो स्टॉक एक्सचेंज पे उसके शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही होती है। इस वजह से लॉ मेकर ने क्या बोला, एक लिस्टेड कंपनी का कन्वर्जन इन एलएलपी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे देखो बेटा कंपनी में डायरेक्टर होता है, वैसे यहां पे डीपी होता है। कौन होता है? डीपी। व्हाट्सएप वाली डीपी की बात नहीं कर रहा, इसका फुल फॉर्म है डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या बोल रहा हूं? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो लुक्स सेम लाइक अ डायरेक्टर, सेम लाइक अ डायरेक्टर। नेक्स्ट, द डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द एक्ट्स। ध्यान से बेटा, एलएलपी में जिस तरीके से कंपनी में सारे वर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डायरेक्टर। वैसे ही एलएलपी में सारे वर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। नेक्स्ट आ दो, द डेजिग्नेटेड पार्टनर इज लायबल फॉर ऑल द पेनल्टीज इंपोज्ड ऑन एलएलपी और एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो लाइबल हो जाएंगे सारे पेनल्टी के लिए और कॉन्ट्रावेंशन के लिए। ऑलवेज कौन लाइबल होगा? डीपी। नेक्स्ट, A limited liability partnership is a body corporate। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन मैंने पहले बताया था इट्स नॉट अ प्योर बॉडी कॉर्पोरेट, ये हाइब्रिड फॉर्म में है। किसके फीचर्स हैं? पार्टनरशिप के और कंपनी के। एंड लास्ट, एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल नॉट अफेक्ट। एक बात मुझे बताओ, कंपनी में मेंबर आए या मेंबर जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ऐसे ही एलएलपी में पार्टनर आए या पार्टनर जाए, एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना। एलएलपी कंटिन्यू रन करेगी जब तक उसका वाइंडिंग अप नहीं होता। लेकिन पार्टनरशिप में अगर पार्टनर चला गया, पार्टनर मान लो 2 ही थे और एक पार्टनर चला गया, तो पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी। लेकिन पार्टनर 5 थे और एक पार्टनर चला गया, तो ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि बाकी के पार्टनर चलाना चाहते हैं या नहीं। याद रहेगा? तो देखिए 12 फीचर्स हमने पढ़े एलएलपी के, इसमें से कोई भी 10 फीचर्स आप याद रखिएगा। और एग्जाम में क्या बोला मैंने, जब आपको फीचर्स पूछे, एडवांटेज पूछे या इंपोर्टेंस पूछे, सब यही लिख के आना। क्लियर है? वैसे मैंने आपके सहूलियत के लिए नेक्स्ट पेज पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा हुआ है। क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, देखिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। पहला, एलएलपी को फॉर्म करना बेटा बहुत ही इजी है, कंपनी की तरह कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है, इसको इनकॉर्पोरेट करना इजी टास्क है। सेकेंड पॉइंट, द पार्टनर ऑफ एलएलपी इज हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे बेस्ट फीचर इसका क्या है कि पार्टनर्स की यहां पे लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। कितना होता है लिमिटेड? आगे बताऊंगा। द लाइफ ऑफ द एलएलपी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एलएलपी बंद नहीं होगी अगर पार्टनर डेथ कर गया या रिटायर कर गया। LLP has partner who owned and managed the business। LLP का वो जो पार्टनर होते हैं वही क्या करते हैं बेटा? बिजनेस को ओन्ड और मैनेज करते हैं। LLP इज नॉट सब्जेक्ट टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। LLP के ऊपर बेटा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का टैक्स नहीं लगता। मतलब क्या? LLP अगर डिविडेंड देती है तो उसके ऊपर DDT का टैक्स नहीं लगेगा, कंपनी के ऊपर भी नहीं लगता। आज के दिन ये पॉइंट कट ही कर दो बेटा, कट कर दो इसको। LLP इज नॉट सब्जेक्ट टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये खत्म ही हो गया। नेक्स्ट, देयर इज ए नो मैंडेटरी कंपलसरी ऑडिट। LLP का बेटा कंपलसरी ऑडिट भी नहीं है। नेक्स्ट है, द पार्टनर्स आर फ्री टू ड्राफ्ट द एग्रीमेंट एज प्लीजेस। पार्टनर्स यहां पे अपनी अकॉर्डिंग से, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग से एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे कंपनी लॉ में क्या है? मैंडेटरी ये बातें लिखनी पड़ेगी, लेकिन यहां क्या बोलता नहीं बेटा, आप डिसाइड कर लो आपको अपने एग्रीमेंट में क्या डालना है। तो ये क्या हो गया बेटा? फीचर्स हो गए किसके? LLP के। लेकिन आपको पता है जहां पे किसी चीज का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी पक्का होगा। तो देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? LLP आर ए स्मॉल फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब देखो स्मॉल फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा तो मार्केट अपॉर्चुनिटी उतनी वो ग्रैब नहीं कर पाएगा। दूसरा, LLP इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट वन पार्टनर हैज अ मोर राइट देन अदर। अब देखो जैसे हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर, सारे पार्टनर्स का राइट सेम होता है, ऐसे यहां पर नहीं होता बेटा। हर एक पार्टनर का राइट उसके एग्रीमेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, LLP कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पर्सन। एक अकेला इंसान कभी भी LLP नहीं बना सकता। LLP आर नॉट अलाउड टू रेज फंड फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। मतलब LLP एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, आउटसाइड मार्केट से पैसा नहीं ले सकती। ECB का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। तो फॉरेन मार्केट से जब हम पैसा लाते हैं ना उसको बोलते हैं ECB। तो बोला LLP को ECB लाना अलाउड नहीं है।
याद रहेगा। तो ये कुछ क्या है बेटा, डिसएडवांटेज। ठीक है, यहां तक जो हमने पढ़ा बेटा, ये जस्ट हमने एक बैकग्राउंड क्लियर किया है कि एलएलपी क्या होता है। अब एलएलपी बनता कैसे है, कितने पार्टनर्स होंगे, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहला, हु कैन बिकम द पार्टनर। यहां पर सिंपल याद रखो, द पर्सन हु आर एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम द पार्टनर। The person who are eligible to enter into a contract can become the partner। जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो पार्टनर भी बन सकता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। तो देखो पार्टनर कौन कौन बन सकता है, सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, जो साउंड माइंड का होगा, जो साउंड माइंड का होगा, जो मेजर होगा, और जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होगा। तो बोला जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो पार्टनर बन सकता है। देखो यहां पे पार्टनर के क्या लिखा हुआ है, He is found to be of unsound mind। अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, He is an undischarged insolvent and applied to be adjudicated insolvent। ध्यान सुनो, दोनों का मतलब क्या सुनना। जब मैं कोर्ट को अप्लाई करता हूं कि मुझे इंसॉल्वेंट कर दो, ठीक है, तो कोर्ट मेरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर इंसॉल्वेंट करेगा। तो मैंने अभी अप्लाई किया है कोर्ट को कि मुझे इंसॉल्वेंसी कर दो, तो ये आएगा पॉइंट नंबर सी में। मैंने अप्लाई किया है तो ये कहां आएगा, पॉइंट नंबर सी में। पॉइंट नंबर बी, ध्यान सुनो, जब आप बेटा सॉल्वेंट हो जाते हैं, मान लो मेरा 40 लाख का डेट था, मैंने 40 लाख का डेट पे बैक कर दिया। जब 40 लाख का डेट पे बैक कर दिया तो मैं सॉल्वेंट हो गया ना। लेकिन क्या ये बात दुनिया को पता चली? नहीं ना। तो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, किससे, कोर्ट से। ठीक है, तुमने डेट तो पे कर दिया लेकिन कोर्ट से अभी तक अपने डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो नहीं लिया तो क्या दुनिया को पता होगा कि तुम इंसॉल्वेंट हो गए? नहीं ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तुमने पैसा तो पे कर दिया लेकिन कोर्ट से अभी तक तुम्हें क्या नहीं मिली है, सर्टिफिकेट नहीं मिली है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी तुम्हारा पैसा पे बैक हो चुका है बट अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो आप क्या कहलाएंगे, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। याद रहेगा। तो देखिए ये तीन लोग क्या नहीं बन सकते बेटा, पार्टनर नहीं बन सकते। रट्टा मारो, कौन से तीन लोग, जो अनसाउंड माइंड के हैं। और कौन, किसने बोला है कि भैया तुम अनसाउंड माइंड हो, कोर्ट ने। अनसाउंड माइंड के हो, दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, और तीसरा आपने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए और आपका एप्लीकेशन क्या है बेटा, पेंडिंग है। तो तुम क्या नहीं बन सकते, पार्टनर नहीं बन सकते। नेक्स्ट आ जाइए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। बेटा मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो बोला मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपकी लिमिट है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपकी लिमिट है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपकी लिमिट है। ठीक है, अब एक बात को समझना, सर मैक्सिमम कितने, आपकी मर्जी है, लेकिन ध्यान से लॉ मेकर ने मिनिमम कितना बोला है, 2। अगर कभी भी आपके मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर से पार्टनर कम हो जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर से पार्टनर कम हो जाता है, तो आपको क्या करना है, 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने और सौरभ ने मिलकर एक एलएलपी खोला, मैंने, सौरभ और अभिषेक ने मिलकर एक एलएलपी खोला। ठीक है, 3 पार्टनर थे, सौरभ, अभिषेक और सौरभ दोनों छोड़ रहे हैं। नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 6 महीने के अंदर में मुझे एक पार्टनर लेके आना है। अगर 6 महीने के अंदर में मैंने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इसमें नहीं किया तो 6 महीने के बाद मेरी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। ये सेम फीचर किसका है, कंपनी का। कंपनी में जो पार्टनर मेंबर की रिक्वायरमेंट है वो 2 है, प्राइवेट में, पब्लिक में 7 है, और 1 पर्सन कंपनी में 1 है। तो अगर मेरा नंबर ऑफ मेंबर या नंबर ऑफ पार्टनर एक स्पेसिफाइड लिमिट से, जो लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, उससे भी कम हो जाता है, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा पार्टनर को बढ़ाने का या मेंबर को बढ़ाने का। 6 महीने के अंदर में अगर आपने पार्टनर या मेंबर रेज नहीं किए तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। कोई दिक्कत? इसमें फिर कंपनी को मतलब एलएलपी जो फॉर्म है उसको बैन नहीं किया जा सकता क्या फिर? अगर आपने कंप्लायंस, लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी तो फिर कंपनी के डिसोल्यूशन ऑर्डर भी आएंगे एलएलपी के। और इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए सेक्शन नंबर 6 समझ में आ गया। फटाफट पहले 2 बातें जल्दी से रिपीट करके बताओ, कौन कौन एलएलपी का पार्टनर बन सकता, नहीं बन सकता? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर इंसॉल्वेंसी। करेक्ट है। सेक्शन 6, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 2, मैक्सिमम नो लिमिट। अगर मिनिमम से कम आपके पार्टनर है तो कितने दिन का टाइम दिया गया आपको, 6 मंथ का। कितना बढ़ाना है उसको, मिनिमम नंबर तक। नहीं किया तो जो पार्टनर एग्जिस्टिंग होगा उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी,
अनलिमिटेड। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए, डीपी की बात कर रहे हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। सुनने पे ध्यान देना, पहले सब कुछ लिखा हुआ है। लॉमेकर क्या बोलता है कि मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे 2। मिनिमम कितने होंगे? 2। और आप डीपी किसको बना सकते हो? जो आपका पार्टनर है उसी में से किसी 2 को क्या बना दो भैया? डीपी बना दो। लेकिन ध्यान से, डीपी ओनली इंडिविजुअल हो सकता है, डीपी ओनली इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन पार्टनर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है। समझ में आ गया? तो लॉमेकर ये बोल रहा है कि डीपी ओनली कौन हो सकता है? इंडिविजुअल, और पार्टनर कोई भी हो सकता है। तो सर सवाल ये उठा कि सर आपने ये बोला कि पार्टनर कोई भी हो सकता है और पार्टनर से में किसको बनाना है? पार्टनर्स में से ही डीपी बनाने हैं। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास डीपी कितनी होनी चाहिए? 2, कम से कम 2 डीपी होनी चाहिए। और ये दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए? इंडिविजुअल। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए भैया? इंडिविजुअल। तो हमारे कम से कम 2 डीपी होनी चाहिए और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल। तो लॉमेकर क्या बोल रहा है कि आपको जो डीपी बनाना है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर में से ही बनाना है। मान लो 4 कंपनी मिलके एलएलपी ओपन कर रही है। 4 कंपनी मिलके क्या ओपन कर रही है बेटा? एलएलपी। ठीक है, चारों के चारों पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है, क्या इसमें कोई इंडिविजुअल है? नहीं ना, तो क्या डीपी बन पाएगा? नहीं। तो लॉमेकर ने क्या बोला कि अब क्या करना होगा, ये जो 4 कंपनी है इसमें से किसी 2 कंपनी को, 2 इंडिविजुअल को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा और वो क्या बनेंगे? डीपी। आप चाहो तो सारे के सारे पार्टनर्स को आप डीपी बना सकते हो, सारे के सारे पार्टनर्स को क्या बना सकते हो? डीपी बना सकते हो। लेकिन डीपी ऑलवेज कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल। अब बोलोगे अमित सर ऐसा प्रोविजन क्यों है कि पार्टनर नॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है लेकिन डीपी ओनली इंडिविजुअल? सिंपल सी बात है, अगर हमने क्या बोला, डीपी इज लाइबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ एलएलपी। अब अगर मान लो डीपी अगर इंडिविजुअल नहीं होगा तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लगा पाओगे? समझा? इसलिए लॉमेकर ने क्या बोला, डीपी क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। तो डीपी मिनिमम कितना होगा? 2। मैक्सिमम आपकी मर्जी बेटा, आप चाहो तो सारे के सारे पार्टनर को डीपी बना सकते हो। ठीक है, अब सुनो, लॉमेकर ये बोलता है कि अगर मान लो आपका जो एग्रीमेंट बना था पार्टनरशिप का, उस एग्रीमेंट में आपने 2 डीपी का नाम लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर एग्रीमेंट में आपने कोई नाम नहीं लिखा तो एग्जिस्टिंग जो भी पार्टनर है इंडिविजुअल, उसको आप डीपी बना दो। लेकिन सारे के सारे पार्टनर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो किसी न किसी 2 बॉडी कॉर्पोरेट को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? रिप्रेजेंटेटिव, और उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? डीपी बनाना पड़ेगा। और डीपी क्या होगा? लाइबल होगा फॉर ऑल द एक्ट इन एलएलपी। एलएलपी के अंदर में जो भी एक्ट होंगे उन सब के लिए लाइबल कौन हो जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। याद रहेगा? पक्का? अच्छा, किसको डीपी बनाना है ये बेटा आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा। जो भी आपका एलएलपी का एग्रीमेंट होगा उसमें आपको लिखा होगा किसको डीपी बनाना है। याद रहेगा? देखिए क्या लिखा है मैंने, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 किसको डील करता है? डीपी को। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। एक कम से कम क्या होना चाहिए बेटा? रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से। अब बेटा ध्यान से, रेजिडेंट का मतलब यहां पे क्या है? सेम इनकम टैक्स वाला 182 डेज या उससे ज्यादा, 182 डेज या उससे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, पॉइंट नंबर 2 देखो क्या लिखा है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, if incorporation document specifies who are to be designated partner, such shall be the DP। यही बताया मैंने, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जिसका नाम लिखा होगा उसको आप क्या बना देना? डीपी। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जिसका नाम लिखा होगा उसको क्या बना देना? डीपी। करेक्ट है। नेक्स्ट पेज पे आओ, पॉइंट नंबर बी क्या लिखा हुआ है? State that each of the partner for the time to time of the limited liability partnership is to be designated partner. Every partner shall be designated। ध्यान से सुनो, कभी कभी क्या होता है, मान लो मेरे पार्टनरशिप में टोटल 10 पार्टनर है, मैंने 10 के 10 को डीपी बना दिया, 10 के 10 को क्या बना दिया? डीपी बना दिया। तो अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर आपने 10 के 10 को डीपी बना दिया तो एवरी ईयर इसका रोटेशन करो। पहले साल मैं और सौरभ डीपी थे, सेकेंड ईयर में साक्षी और अभिषेक को बना दिया, उसके नेक्स्ट ईयर में फिर और को बनाओ, उसके नेक्स्ट ईयर में फिर और को बनाओ। यानी एवरी ईयर आपके डीपी का क्या होना चाहिए भैया? रोटेशन होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3, एनी पार्टनर में बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आप जब भी किसी को डीपी बनाओगे तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बनाना, एग्रीमेंट में जिसका टर्म्स लिखा हुआ है वैसे ही आप डीपी बनाओगे। नेक्स्ट,
An individual shall not become designated partner in limited liability partnership unless he has given a consent। ये तो सिंपल सी बात है भैया, किसी को भी डीपी बनाने से पहले उसका क्या लोगे? कंसेंट। बिना कंसेंट के आप उसको डीपी नहीं बना सकते। Every limited liability partnership shall file with the registrar the particulars every individual who has given a consent। ध्यान से, जैसे मान लो मैं किसी एलएलपी का डीपी बन रहा हूं तो मैंने कंसेंट दे दिया। अब इस बात की जानकारी आपको किसको देनी है? रजिस्ट्रार को, यानी आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। कौन देगा? एलएलपी की। यस, मिस्टर अमित ने कंसेंट दे दिया है। An individual eligible to be a designated partner shall satisfy the such condition and requirement as may be prescribed। जो इंडिविजुअल है उसको डीपी बनने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोला गया है भाई, आप इंसॉल्वेंट नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होनी चाहिए, डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं होनी चाहिए, तो आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। क्या बनने के लिए? डीपी बनने के लिए। याद रहेगा? तो ये बेटा डीपी के कुछ गाइडलाइंस। अब ध्यान से सुनो, डीपी आप तभी बन पाओगे जब आपके पास डीपी आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। जैसे डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर लगता है, वैसे इनको डीपी बनने के लिए क्या लगेगा? डायरेक्टर एलएलपी आइडेंटिफिकेशन, सॉरी डीपी आइडेंटिफिकेशन नंबर। पता है ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है बेटा, किस डॉक्यूमेंट को किस डीपी ने साइन किया है वो उसके नंबर से ही पता चलेगा। जैसे आप जब सीए बन जाओगे या सीएस बन जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? मेंबरशिप नंबर मिलेगा। जब भी आप कहीं पे साइन करोगे तो मेंबरशिप नंबर लगाओगे, इससे पता चलेगा। क्योंकि देखो, अमित नाम के बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी होंगे, लेकिन कौन से अमित ने, ये कैसे पता चलेगा? उसके नंबर से। समझा? क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डीपी। सेक्शन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ था? कौन डीपी बन सकता है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? सॉरी, सेक्शन 7 में था। अब पढ़ रहे हैं बेटा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डीपी। कौन डीपी नहीं बन सकता? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। पहला, इफ ही हैज एट एनी टाइम विद इन द प्रीसीडिंग 5 years adjudged इंसॉल्वेंट। पिछले 5 साल में अगर वो इंसॉल्वेंट हुआ था तो वो क्या नहीं बन सकता बेटा? डीपी नहीं बन सकता। दूसरा, अगर 5 years तक उसने अपने डेट को सस्पेंड किया है। मान लो मैंने किसी से लोन लिया, आज ड्यू डेट था और मैंने आज से आगे के 5 सालों तक मैंने उसके डेट को टालता रहा, सस्पेंड करता रहा, बार बार वो आता था मांगने के लिए, मैं उसको देता नहीं था, तो बोला अब मैं डीपी नहीं बन सकता। समझा? सस्पेंड का मतलब समझा? टालना, डेट का टालना, डेट को पेमेंट नहीं करना ड्यू डेट के बाद भी। has been convicted by a court of an offense involving the moral turpitude। आपको बेटा इथिकल पॉलिसी की वजह से जेल हुआ है और कम से कम सजा कितनी हुई है? 6 month का या उससे ज्यादा, तो आप डीपी नहीं बन सकते। क्लियर है? आगे, हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 30। अगर आपने सेक्शन 30 का वॉलेशन किया, सेक्शन 30 आगे पढ़ाऊंगा, फ्रॉड की बात करी हुई है, ठीक है? तो अगर आपने कोई फ्रॉड किया तो यू कैन नॉट बिकम अ डीपी। तो बताओ 4 लोग डीपी नहीं बन सकते। पहला, अगर आप इंसॉल्वेंट है पिछले अगर आप इंसॉल्वेंट है पिछले 5 सालों में। दूसरा, अगर आपने अपने डेट को सस्पेंड किया है। और तीसरा, आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया मोरल ट्रैप्टिट्यूड के ग्राउंड पे और कितने महीने की जेल हुई है? 6 महीने या उससे ज्यादा की। एंड आपने सेक्शन 30 का वॉलेशन कर दिया तो यू कैन नॉट बिकम द डीपी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, लाइबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन नंबर 8। ध्यान से, एलएलपी के अंदर में हर एक काम के लिए कौन लाइबल होगा? डीपी। लेकिन डीपी तब लाइबल होगा जब उसके नॉलेज में वो काम किया गया है। अगर डीपी ये प्रूफ कर देता है कि ये वर्क मेरे नॉलेज में नहीं हुआ है तो डीपी बच जाएगा, अदरवाइज हर एक काम के लिए कौन लाइबल हो जाएगा? डीपी। देखो सेक्शन 8 क्या बोलता है, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और डीपी सेल बी। अनलेस का मतलब क्या है? देखो सेक्शन 8 में 2 बातें लिखी है, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, फिर कॉमा और फिर अलग बात लिखी हुई है। बोला नीचे जो 2 पॉइंट लिखा हुआ है उसमें डीपी ऑलवेज लाइबल होगा, ठीक है, जब तक कि कोई अदर बातें ना बोली जाए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द एक्ट मैटर एंड थिंग्स as required to be done by the LLP in respect of compliance of the provision of this act, including filing of any document, return, statement and the like report pursuant to the provision of this act। ध्यान से, एलएलपी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, एलएलपी को कोई रिटर्न फाइल करनी है, एलएलपी को टैक्स पे करना है, इसके लिए ऑलवेज कौन लाइबल होगा? डीपी। इस कामों के लिए ऑलवेज कौन लाइबल होगा? डीपी। बाकी अदर कामों की बात नहीं कर रहा मैं, अदर कामों के लिए लिखा होगा कि यस इस काम के लिए भी डीपी लाइबल है तो डीपी लाइबल है। समझा?
इस काम के लिए ऑलवेज कौन लाइबल होगा? डीपी। इसमें हम देखेंगे भी नहीं कि उसकी गलती है या नहीं है। सेकंड, लाइबल टू ऑल पेनल्टीज इंपोज्ड ऑन द एलएलपी। एलएलपी के ऊपर जितनी भी पेनल्टी लगेगी वो सब कौन बियर करेगा? डीपी। ठीक है, बाकी इसको, इन दोनों को छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी काम होंगे अगर उसमें एलएलपी ये प्रूव कर देता है कि मेरी गलती नहीं है, मेरी मिस्टेक नहीं है, तो बच सकता है। बाकी इन दोनों काम के लिए ऑलवेज कौन लाइबल होगा? डीपी। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में दो तरीके से पूछ सकता है। आपको पूछ देगा कि भैया बताओ एलएलपी में जो डीपी है कब मैंडेटरी लाइबल होते हैं, तो आप समझ जाना वो सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं। एलएलपी में कब मैंडेटरी लाइबल होते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? वो सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं। और रिकमेंडेटरी कब लाइबल होंगे? अदर देन दीज एक्ट। अदर देन दीज एक्ट कब लाइबल होंगे? जब उनका फॉल्ट होगा। अगर फॉल्ट नहीं होगा तो लाइबल नहीं होंगे। याद रहेगा? तो देखो अभी तक हमने 3 सेक्शन कवर किए हैं। सेक्शन नंबर 6 जिसमें क्या लिखा हुआ है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। और सेक्शन नंबर 7 मिनिमम नंबर ऑफ डीपी। और सेक्शन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि बेटा डीपी जो है वो लाइबल होता है कौन से कामों के लिए? फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए, इनकम टैक्स के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए। ठीक है, और जितनी भी पेनल्टी लगेगी उस सब के लिए कौन लाइबल होगा? डीपी। यानी करक्स ऑफ द स्टोरी ऐसे रट्टा मार लो इसको कि जिस कामों के लिए एलएलपी लाइबल होगा उसी काम के लिए कौन लाइबल होगा? डीपी। समझ में आ गया? पक्का। चलो नेक्स्ट आते हैं चेंज इन डीपी। चेंज इन डीपी, क्या हम डीपी को चेंज कर सकते हैं? लॉ मेकर ने बोला यस, हम डीपी को चेंज कर सकते हैं। जब भी आप डीपी को चेंज करोगे उस बात की जानकारी आरओसी को दे देना विद इन 30 डेज। जब भी आप डीपी को चेंज करोगे उस बात की जानकारी किसको दे देना? आरओसी को दे देना विद इन 30 डे। देखो सेक्शन नंबर 9 पेज नंबर 137, A limited liability partnership may appointed a designated partner within a 30 days of, हाँ देखो क्या लिखा? A limited liability partnership may appoint a DP within a 30 days of vacancy arising on any reason। अगर मान लो डीपी, पहले वाला डीपी रिजाइन करके चला गया तो अभी आपको क्या करना है? नया डीपी अपॉइंट करना है विद इन 30 डेज। और इस बात की जानकारी किसको दे देनी है? आरओसी को। Provided that if no DP is appointed or if at any time there is only one DP, each partner shall deem to be a DP। अगर मान लो आपने DP अपॉइंट नहीं किया, ठीक है, तो सारे के सारे पार्टनर ही क्या मान लिए जाएंगे? DP। लेकिन अगर पार्टनर ही 2 हो तो फिर वही बेटा पीछे वाला प्रोविजन याद है, 6 महीने के अंदर में आपको एक पार्टनर अपॉइंट करना पड़ेगा। नहीं अपॉइंट किया तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट आजिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द डीपी इज रिक्वायर्ड टू बी इंटीमेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी चेंज होगा वो किसको इंटीमेट करोगे बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करोगे। जो भी चेंज होगा डीपी में वो किसको इंटीमेट करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। याद रहेगा? पक्का। चलिए, तो ये आपका खत्म हो गया बेटा सेक्शन नंबर 6। जल्दी बताओ सेक्शन 6 में क्या था? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सेक्शन नंबर 7 में मिनिमम नंबर ऑफ डीपी एंड हाउ टू अपॉइंट डीपी। और फिर सेक्शन नंबर 8 लाइबिलिटी ऑफ डीपी। और सेक्शन नंबर 9 चेंज इन डीपी। अब आ जाओ पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर आपने सेक्शन 7, 8 और 9 का वॉल्यूशन किया, बताओ 7 में क्या था? डीपी की अपॉइंटमेंट, 8 में लाइबिलिटी और 9 में चेंज। इन 3 सेक्शन का वॉल्यूशन किया, ज्यादा फाइन नहीं है बेटा, नॉट लेस देन 10,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपीस तक लाइबल हो जाएंगे। किसके ऊपर लगेगा? एलएलपी और पार्टनर, सबके ऊपर लगेगा, एलएलपी और पार्टनर्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा। एक बात बताओ, कंपनी के नाम के एंड में क्या लिखते हो? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। तो एलएलपी के नाम के एंड में क्या लिखना पड़ेगा? एलएलपी। एलएलपी के नाम के एंड में क्या लिखोगे बेटा? एलएलपी लिखोगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम ऐसा होना चाहिए जो अनडिजायरेबल हो? अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है? जो लॉ मेकर ने मना कर रखा हो। और क्या किसी दूसरे नाम के साथ रिलेटेड होना चाहिए? नहीं। ये सेम बात हमने कहाँ पढ़ी थी? कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में भी क्या लिखा हुआ है? नाम आपका अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए और नाम आपका आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जी, रिजर्वेशन ऑफ नेम। नाम कैसे रिजर्व करवाना है? तो बेटा नेम रिजर्व करवाने के लिए आपको एक फॉर्म लगेगा, फॉर्म नंबर 1। उसको फाइल करोगे आरओसी को, फिर आरओसी आपका नेम रिजर्व करके दे देगा। जो आपका नेम रिजर्व हुआ है उसी नेम के लिए, और वो जो नेम है ना बेटा, आपको जो आपका नेम रिजर्व हुआ है
जो आपका नेम रिजर्व हुआ है वो 3 मंथ्स के लिए रिजर्व होता है। 3 महीने के अंदर अंदर में आपको क्या कर देना है, इनकॉर्पोरेशन कर देना उस नाम पे, अदरवाइज वो नेम क्या हो जाएगा बेटा, लैप्स हो जाएगा, फिर आपको दूसरा नेम रिजर्व करवाना होगा। याद रहेगा। तो आप कौन सा फॉर्म फाइल करोगे, फॉर्म नंबर 1 फाइल करोगे। किसको फाइल करोगे, आरओसी को, और आरओसी आपको एक नेम रिजर्व करके देगा। वो नेम कितने दिनों के लिए रिजर्व रहेगा, 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के अंदर अंदर में आपको क्या करना है, उस नेम के ऊपर इनकॉर्पोरेशन करना है। चेंज इन द नेम ऑफ एलएलपी, क्या हम एलएलपी का नाम चेंज कर सकते हैं? यस। एलएलपी का नाम 2 तरीके से चेंज होता है। जब मैं अपना बिजनेस चेंज कर रहा हूं तो मैं एलएलपी का नाम चेंज कर सकता हूं, या फिर दूसरा तरीका है एलएलपी के नाम को चेंज करने का, दैट इज जब एलएलपी किसी के साथ मर्ज हो रही है तो भी एलएलपी का नाम चेंज हो सकता है, या एलएलपी का नाम किसी दूसरे एलएलपी के नाम के साथ मिलता जुलता है तो एलएलपी का नाम क्या होगा, चेंज होगा। जब भी आप एलएलपी का नाम चेंज करेंगे, अगेन फॉर्म नंबर 1 में पहले नया नाम लेना पड़ेगा और फिर उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, किससे, आरओसी से। याद रहेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 17, चेंज इन द नेम ऑफ एलएलपी notwithstanding anything contained in 15 or 16 where the central government is satisfied that the LLP has been registered under a name which is a name referred as undesirable, second is identical। तो क्या लिखा हुआ है, the central government may direct the such LLP to change the name and shall comply with the said direction within 3 months। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भैया तुम्हारा जो नाम है किसी दूसरी एलएलपी के नाम के साथ मिल रहा है तो तुम्हें 3 महीने के अंदर अंदर में नेम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कहां से 3 महीने काउंट करेंगे, जब आपको ऑर्डर मिलेगा। तो ये है बेटा सेक्शन नंबर 17, दैट इज चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन नंबर 11, इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा हम, इनकॉर्पोरेशन, हाउ टू इनकॉर्पोरेट द एलएलपी। देखो पहला, एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले प्री रिक्वायरमेंट, आपके पास 2 पार्टनर होने चाहिए। क्या होने चाहिए भैया, 2 पार्टनर, मिनिमम 2 पार्टनर और 2 डीपी होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्म होगा DIR3, आपको पता है क्या बोला था, डीपी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो आपको एक DIR3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, किसके लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर को वो नंबर लेने के लिए, ठीक है। वहां पे देखो बेटा 100 लिखा हुआ है, उसको 1000 कर दो, जब नोट करना उसको 1000 कर देना। once the DIN allotted application shall have to form in form number 1। फॉर्म नंबर 1 में क्या हम अप्लाई कर रहे हैं, नेम के लिए। फॉर्म नंबर 1 में किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम के लिए। आगे उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किस में जाएगा बेटा, फॉर्म नंबर 2 में। जब आपका नेम रिजर्व होकर आ जाएगा, अब एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है तो फॉर्म नंबर 2 में आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। फॉर्म नंबर 2 को साइन करेगा कौन बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट। लेकिन कौन से वाले, प्रैक्टिस वाले, जॉब वाले नहीं। कौन साइन करेंगे, प्रैक्टिस वाले। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, जब आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने। पेज नंबर 138 पे हम मिला ना सबको। पहला, किस पर्पस के लिए आप एलएलपी बना रहे हो। दूसरा, स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी, आपको एलएलपी का नेम बताना है। स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी, एलएलपी का आपको बिजनेस बताना है। स्टेट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन हु आर टू बी अ पार्टनर, जो जो आपके पार्टनर बनने वाले उसका नाम बताइए। जब ये सारे इंफॉर्मेशन आप दे दोगे और एलएलपी आरओसी सेटिस्फाइड हो गया कि आपने जो इंफॉर्मेशन दिया है वो बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, तो वो आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट कर देगा। समझ में आया। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, अब आप क्या कर सकते हैं, एलएलपी का बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। अब ध्यान से, अगर आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, एक तो ऐसी 2 बातें, जानबूझ के कोई चीज नहीं बताया, यानी जो चीज बताना था वो नहीं बताया, और जो नहीं बताना था वो बताया, इसको बोलते हैं बकवासबाजी करना। समझा नहीं समझा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बकवासबाजी करना। तो वहां पे वही बातें लिखी गई है। देखो क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट इफ अ पर्सन मेक्स ए स्टेटमेंट नोज टू बी फॉल्स डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। तो क्या लिखा हुआ है, शैल बी पनिशेबल, इम्प्रिजनमेंट कितना बेटा, 2 साल तक के लिए जेल जा सकते हो और 10,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन। समझा, ये पूरे एलएलपी में ऐसा ही फाइन है बेटा, जहां भी तुमने बकवासबाजी की वहां पे ये फाइन लग जाएगा। समझ में आया नहीं आया, याद रहेगा। चलो
अब आते हैं एलएलपी का एग्रीमेंट, सेम एज बेटा पार्टनरशिप के एग्रीमेंट की तरह बनती है, ठीक है। तो देखो एलएलपी का एग्रीमेंट जो है आपस में पार्टनर खुद से डिसाइड करेंगे कि उनको एग्रीमेंट में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डालने हैं। एलएलपी का एग्रीमेंट बेटा रजिस्टर करवाना होता है आरओसी के साथ फॉर्म नंबर 3 में। किसमें? फॉर्म नंबर 3 में। विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 30 डेज के अंदर में एलएलपी एग्रीमेंट आपको आरओसी को भेजना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो एलएलपी के एग्रीमेंट का कंटेंट क्या होगा। पहला, LLP agreement shall clearly mention the name, age and address of each DP। हर एक DP का नाम चाहिए, एज चाहिए और एड्रेस चाहिए। दूसरा, नेम ऑफ LLP एंड एनी चेंजेस देयरिन। LLP एग्रीमेंट shall state the partnership business, किस फॉर्म में आपका बिजनेस है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ LLP, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, मैनर ऑफ एडिशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या रहेगा, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डीपी, प्रोसीजर फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, फिर रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द डीपी, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रोसीजर रिगार्डिंग द मीटिंग। ये सारी बातें बेटा अपने पॉइंट से ऑफ व्यू से आपको लिखनी है, ठीक है। कोई भी 5-6 पॉइंट याद रखना। आपको एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्रीमेंट के कंटेंट क्या होता है, अगर पूछ लिया तो ऐसा लिख देना, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पेज नंबर 141 पे पेनल्टी। एक बात मुझे बताओ, आप सीए हो नहीं, नाम के आगे सीए लगा सकते हो? नहीं। आप सीएस हो नहीं, नाम के आगे सीएस लगा सकते हो? ऐसे बेटा कोई एलएलपी है नहीं। मान लो इसिका ने अपना एक एलएलपी खोला, सॉरी पार्टनर्स, ऐसे ही कोई भी धंधा खोला, ठीक है, और उस धंधे के आगे या सॉरी लास्ट में क्या लिख दिया, एलएलपी। समझ में आ रहा? तो बताओ बेटा, जस्ट एग्जाम्पल, दिल पे क्यों ले रहे हो, जस्ट एग्जाम्पल था। तो देखो लॉ मेकर क्या बोल रहा है भैया, अगर आपने एलएलपी के नाम का गलत इस्तेमाल किया तो बेटा आपको पेनल्टी देखो कितनी है। लॉ मेकर क्या बोला, ज़्यादा पेनल्टी बेटा हम आपसे नहीं लेंगे, 50,000 से लेके 5 लाख तक, 50,000 से कितना बेटा, 5 लाख तक आपको फाइन लगाया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ नेम। एक बात मुझे बताओ, किसी ने अपना बिजनेस खोला, क्या उसका बोर्ड नहीं होगा? होगा ना, बोर्ड लगाएगा ना अपने बिजनेस के आगे। तो वही भी यहाँ पे बोल रहा है बेटा, एलएलपी का क्या होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। एलएलपी के क्या होने चाहिए, नेम लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होना चाहिए, सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। क्लियर है? यूजलेस सेक्शन है बेटा, फालतू का ज्ञान है ये। नेक्स्ट देखो, हाँ इसको मैं फालतू का ज्ञान ही बोलता हूँ, बिना मतलब का। क्या नहीं, उसके आगे और लिखो एक वर्ड, फालतू का ज्ञान, ठीक है। ऐसे सेक्शंस बेटा फालतू के ज्ञान ही होते हैं। पब्लिक, ओबियसली सी बात है भाई, कोई भी अपना बिजनेस अगर ओपन करेगा तो वो पब्लिश ही करेगा ना। ऐसा तो नहीं अपने 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 घर में लगाएगा कि मैंने एक बिजनेस खोली है, डोर के अंदर लगेगा डाल, ताकि मैं डेली देखूँ उसको। ओबियसली सी बात है वो पब्लिश करेगा भाई। नेक्स्ट आ जाओ, ये जोरदार है बेटा, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर। रिलेशनशिप, अब बात कर रहे हैं बेटा रिलेशनशिप, किसके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, पार्टनर्स के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। भैया एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन होगा? बोला प्रिंसिपल और एजेंट का तो बिल्कुल नहीं होगा, समझा, प्रिंसिपल और एजेंट का तो बिल्कुल नहीं होगा। अब मुझे बताओ, जनरली अपन ने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल और एजेंट पढ़ा था ना, लेकिन यहाँ पे बोला सब अकेले हो बेटा, कोई रिलेशनशिप नहीं होता, सब अकेले रहोगे, वैसा ही है। तो यहाँ पे सिंपल बोल रहा है बेटा, किसी टाइप का रिलेशनशिप नहीं होता। ईच पार्टनर इज लाइबल फॉर ऑन योर ओन मिसकंडक्ट। वहाँ क्या था, रिलेशनशिप था, यहाँ पे बेटा रिलेशनशिप नहीं है, याद रहेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट the mutual rights and duties of partners of LLP and the mutual rights and duties of LLP partner shall be governed by the partnership agreement। समझा, सबका अलग अलग राइट होगी, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि पार्टनरशिप में क्या था, वन पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा, सब पार्टनर अपने लिए लाइबल है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, The limited liability partnership agreement and change if made therein shall be filed with the registrar। अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है और एग्रीमेंट में कोई चेंज किया तो किसको फाइल करोगे, आरओसी को फाइल करोगे। क्लियर है?
चलो ये था आपका रिलेशन। तो रिलेशनशिप में हमने क्या सीखा? ओनली हर एक पार्टनर अपने लिए लाइबल होगा, दूसरे के लिए लाइबल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, इट मीन्स सिंगल रहने का। देखो इधर नेक्स्ट आते हैं बेटा, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। चलो ये देख रहे हो, आपको एक 2 पेज में लिखा हुआ है। 2 पेज पूरे? हाँ 2 पेज पूरा लिखा हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूँ इस पूरे पेज में मैंने लिखा क्या है, ऐसी ओनली समझो। हमारी लॉ मेकर भी है ना बेटा, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही होती है। जैसे लॉ मेकर रिपीट करते हैं ना, ऐसे अगर मान लो हमने एक बात को बार बार रिपीट कर दिया ना, एग्जामिनर चिढ़ जाता है और फिर हमें मार्क्स कम दे देगा। कभी लॉ मेकर को उन्होंने नहीं बोला कि आपने एक ही बात को क्यों 2 बार रिपीट की है। देखो पूरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। अगेन बेटा ये सेक्शन फालतू का ज्ञान है, लेकिन फिर भी क्या ज्ञान है देखो। हाँ, सेसेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। एक बात मुझे बता भैया, मैं इस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, मैं कब तक लाइबल रहूँगा? जब तक काम कर रहा हूँ। काम करने के छोड़ देने के बाद क्या प्रशांत सर मुझे बोलेंगे अमित तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया? नहीं ना, छोड़ दिया ना भाई। ऐसे ही मुझे बताओ, एक पार्टनरशिप से पार्टनर छोड़ के चला गया, क्या मैं उसको ब्लेम करूँ? लेकिन उसके पुराने कांड के लिए, हाँ उस कांड के लिए तो मैं पक्का ब्लेम उसको कर सकता हूं। यही यहां पे लिखा हुआ है कि एक पार्टनर उस दिन उसका इंटरेस्ट पार्टनरशिप से खत्म हो जाएगा जिस दिन वो छोड़ के जाएगा, जिस दिन वो छोड़ के जाएगा। और जब वो छोड़ के जाएगा तो अपने पुराने एक्ट के लिए, पुराने कामों के लिए वो क्या होगा? लाइबल होगा। लेकिन एक बात बताओ, तुमने पार्टनरशिप छोड़ी है या लोगों को सपना आ रहा, सपना दिखाना पड़ेगा ना, तो लोगों को बताना पड़ेगा नोटिस के थ्रू कि सर मैं पार्टनरशिप छोड़ रहा हूं, ताकि लोग मुझसे दोबारा क्लेम ना करें। वो किससे करेंगे? बाकी के बचे हुए पार्टनर से। आ रही है बातें समझ में? देखो एक 2 लाइन रीड कर देता हूं। देखो लॉ मेकर ने क्या लिखा है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एनी पर्सन सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP in accordance with the agreement with the other partners, in the absence of agreement with the other partner as to cessation of being partner by giving notice in writing not less than 30 days। जैसे मान लो मैं LLP का पार्टनर हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, तो 30 डेज पहले मुझे क्या देना पड़ेगा? नोटिस, फिर मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अ पर्सन शैल सीज टू बी अ पार्टनर। एक पार्टनर कब पार्टनरशिप से अलग माना जाएगा? जब वो डेथ कर गया, रिजाइन कर दिया, या वो इंसॉल्वेंट हो गया। यही था ना? क्या इन तीनों को हम पार्टनर बनाएंगे? नहीं भाई, मरे हुए इंसान को कैसे पार्टनर बनाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। दूसरा जो रिजाइन कर रहा है खुद अपनी मर्जी से, पॉसिबल ही नहीं है। और तीसरा क्या है भाई? जो इंसॉल्वेंट हो गया, जिसका खुद दिवाला निकला हुआ है, वो खुद दूसरे का क्या भला करेगा? समझा? तो इसलिए बेटा इसको पार्टनर नहीं बना सकते। नेक्स्ट आ जाओ। Where a person has ceased to be a partner of LLP for the former partner to be regulated as still being a partner of a limited liability partnership। देखो अभी मैंने क्या समझाया था, अगर आप पार्टनरशिप छोड़ के चले जाते हो तो क्या देना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस। और अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया, यू आर कंटिन्यू लाइबल, है ना? लेकिन आप पार्टनरशिप जब छोड़ रहे हो, छोड़ने से पहले के कामों के लिए यू आर लाइबल। याद रहेगा बस। इसके अलावा बेटा नीचे के पॉइंट बिल्कुल मत पढ़ना। 4 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एरो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एरो, उसके बाद बिल्कुल मत पढ़ना। नेक्स्ट पेज तक बिल्कुल मत पढ़ना। सीधा सेक्शन नंबर 30 पे आएंगे। सीधा सेक्शन नंबर 30, 143 पेज पे दिख रहा है सेक्शन नंबर 30। चलो याद है अपन ने भी क्या पढ़ा था पीछे? सेक्शन 30 का अगर तुमने कांड किया है तो यू कैन नॉट बिकम अ DP। याद आ रहा? यही बेटा है वो सेक्शन नंबर 30। नहीं कुछ नहीं, हाँ कैंसिल। देखो सेक्शन नंबर 30 क्या लिखा हुआ है? इन ऑर्डर टू चेक द मिस यूज ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का गलत इस्तेमाल करना। ठीक है। LLP for the purpose of defrauding the creditor or any other person or any fraudulent purpose of the liability of limited liability partnership and partner who added with the intent of defraud creditor for any fraudulent purpose shall be unlimited। यही बात मैंने बताई थी। अगर LLP के अंदर में या तो पार्टनर डिफ्रॉड कर दे या DP डिफ्रॉड कर दे, जिसने भी डिफ्रॉड किया उसकी लाइबिलिटी हम क्या कर देंगे? अनलिमिटेड। यही लिखा हुआ है बेटा सेक्शन नंबर 30 में। ठीक है। और आगे देखो सेक्शन 30 का फाइन भी है कि अगर आपने जानबूझ के कोई फ्रॉड किया है तो जितने भी पर्सन हैं, जितने भी पार्टनर हैं, लाइबल हो जाएंगे 2 साल के जेल के लिए और मिनिमम फाइन 50,000 से लेके 5 लाख तक के लिए। मिनिमम फाइन 50,000 से 5 लाख तक के लिए।
नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 34 है बेटा, वो 4 लिखा हुआ है, 34 है वो, पेज नंबर 144 पे जहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना वो टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, 34 है। सुनो 34 क्या बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है 8 सालों के लिए, 8 ईयर्स के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। दूसरा, एलएलपी को फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ के अंदर में अपना सॉल्वेंसी रिपोर्ट भी फाइल करना है कि मैं सॉल्वेंट हूं, मैं इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। तो 2 काम करना है बेटा एलएलपी को, पहला क्या करना है कि 8 ईयर्स तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, और दूसरा सॉल्वेंसी रिपोर्ट फाइल करना है कब बेटा, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। कहां से 6 मंथ, जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो। ये सेक्शन मत भूलना, 8 सालों तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं और सॉल्वेंसी रिपोर्ट फाइल करना है विद इन 6 मंथ ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, नीचे वाला पैराग्राफ पेनल्टी लिखा हुआ बेटा, कितनी पेनल्टी है, 5 लाख तक का पेनल्टी, सॉरी 25,000 से लेके 5 लाख तक लगेगा एलएलपी के ऊपर, और डीपी के ऊपर लगेगा बेटा 10,000 से लेके 1 लाख तक, 10,000 से लेके 1 लाख तक। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 35, सेक्शन 35 क्या बोलता है कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है बेटा विद इन 60 डेज। वहां पे 6 डेज लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लेना, 60 डेज। 60 डेज जब से फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज हुआ उसके 60 डेज में आपको क्या फाइल करना है बेटा, एनुअल रिटर्न फाइल करना है। किसको फाइल करना है, आरओसी को। नहीं फाइल किया तो देखो फाइन कितनी है, 25,000 से लेके 5 लाख रुपीस तक। क्लियर। नेक्स्ट पेज, फॉल्स स्टेटमेंट, ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, बताओ फॉल्स स्टेटमेंट के लिए पेनल्टी कितनी थी, 5 लाख। बकवासबाजी याद आ रहा कुछ, कितनी पेनल्टी थी, क्या लिखा है, 5 लाख रुपीस पर 2 ईयर्स तक का जेल था एंड 5 लाख तक की पेनल्टी विच सेल नॉट बी लेस देन 1 लाख, मतलब 1 लाख मिनिमम, 5 लाख मैक्सिमम। वो बेटा मैंने नहीं लिखा है, वो तो लॉ मेकर ने जैसे लिखा वैसे मैंने कट कॉपी पेस्ट किया। क्या, हाँ तो लॉ मेकर ने जिस सेंटेंस में लिखा वैसे ही लिखा मैंने। आपने गलत छापा हो। अरे तो लॉ मेकर ने जैसे लिख के भेजा वैसे ही भेजू ना, लॉ मेकर ने जैसे लिखा था वैसे ही है। लॉ मेकर ने देखो मिनिमम बाद में लिखा और मैक्सिमम पहले लिखा है, ठीक है। और जेल कितना है बेटा, 2 साल, मिनिमम फाइन कितना है 1 लाख और मैक्सिमम कितना है 5 लाख। 145 पेज सबसे टॉप पे वही लिखा हुआ है, पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। चलो अब ध्यान से एक बात समझना, अब हम बात कर रहे हैं बेटा सीजर, सर्च, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी। अगेन पेज नंबर 145 और 146 पे लिखा हुआ है, 147, 146, 147। सुनो क्या लिखा हुआ है, हमने क्या बोला, एलएलपी ने क्या बोला आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए आरओसी ने बोला। अब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया, किसी ने कंप्लेन कर दी आरओसी को कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती है, ये आरओसी को खुद डाउट है कि तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट गलत बना हुआ है, तो वो क्या कर देगा, इंक्वायरी करेगा। क्या करेगा, पहले इंक्वायरी, ठीक है, पहले इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद उसको लगता है कि यस कुछ तो गड़बड़ है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को पहले सीज करेगा। सीज किस लिए करेगा, डिटेल इंस्पेक्शन के लिए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब डिटेल इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उसको लगता है कि यस कुछ तो झोल है, तो अब क्या कर लेगा वो, कॉन्फिस्केट। क्या कर लेगा, कॉन्फिस्केट। तो पहले क्या होगा, इंक्वायरी। इंक्वायरी करने टाइम में आपसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेगा, तो इंक्वायरी करने के लिए किसको भेजेगा, किसी न किसी इंस्पेक्टर को भेजेगा। तो इंस्पेक्टर आएगा, इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट किसको फाइल करेगा, आरओसी को फाइल करेगा। अब रिपोर्ट जब आरओसी को फाइल करेगा, आरओसी को लगेगा यस कुछ तो गलत हुआ है, तो क्या बोलेगा, ठीक है बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज करो। सीज करने का मतलब अब डिटेल चेक करेगा, लाइन बाय लाइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। चेक करने के बाद अगर आरओसी को लगता है कि यस लिटरली गलत हुआ है, किसको रिपोर्ट भेजेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, फिर उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन और डॉक्यूमेंट्स को कॉन्फिस्केट करेगा। समझ में आ गया, यही सारी कहानी बेटा यहाँ पे लिखी हुई। देखो पहला टॉपिक लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन, फिर डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे उनके बिहाफ से, फिर डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत पाया गया तो सीजर होगा, फिर उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम आरओसी को फाइल करेंगे, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर क्या लगाएगा बेटा, फाइन और पेनल्टी। ठीक है, तो इसको रीड कर लेना, इतना समझाने के लिए नहीं है इसमें। पेज नंबर 145, 146 और 147 है बेटा कन्वर्जन से पहले पहले।
अब दो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है, कन्वर्जन। पहला टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म को हम कन्वर्ट करें एलएलपी में, और दूसरा कन्वर्जन है प्राइवेट कंपनी को या अनलिस्टेड कंपनी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एलएलपी में। सीधा प्रोसीजर याद रखो। देखो पहला पेज नंबर 147, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। क्या लिखा हुआ है? अगर आप पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले एक फॉर्म नंबर 17 आपको फाइल करना होगा, ठीक है। साथ में क्या क्या डिटेल्स भेजना है, देखो डिटेल्स ऑफ फॉर्म भेजना है, जिस फॉर्म को आप कन्वर्ट करने वाले हैं, उसका प्रपोज नेम, एलएलपी में जब कन्वर्ट होगा तो क्या नाम रहेगा, ओनरशिप ऑफ द फर्म। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या करो, पुराने वाले जो नाम था ना फॉर्म का, उसी के लास्ट में एलएलपी लगा दो, या तो एक काम करो नया नाम ले लो। नया नाम लेने के लिए फॉर्म नंबर 1 अप्लाई करना पड़ेगा, समझा। नेक्स्ट, कन्वर्ट, जितने भी पार्टनर है सबका क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। जितने भी पार्टनर है वो एलएलपी में कन्वर्ट करने को तैयार तो होने चाहिए, तो उनका क्या चाहिए बेटा, कंसेंट चाहिए। डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, आपने जो पहले पार्टनरशिप के तौर पे इनकम टैक्स भरा था उसका मुझे रिटर्न चाहिए, उनका एनओसी चाहिए। सारे क्रिएटर का, जितने भी क्रिएटर थे आपके पार्टनरशिप फर्म में, उनका कंसेंट चाहिए। एंड देन उसके बाद एक स्टेटमेंट फाइल करोगे, किसकी, चार्टेड अकाउंटेंट की। 30 डेज पहले, 30 डेज पुराना नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 30 डेज का। फिर उस फॉर्म नंबर 2 के साथ ये सारा डॉक्यूमेंट अटैच कर देना। आरओसी सेटिस्फाइड हो गया, क्या दे ग्रांट कर देगा आपको, कन्वर्जन। याद रहेगा। तो ये डिटेल्स है पार्टनरशिप फर्म को किस में कन्वर्ट करने के लिए, एलएलपी में। अब नेक्स्ट, अगर आपको अनलिस्टेड कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना है, किसमें बेटा, एलएलपी में। देख याद से, लिस्टेड कंपनी कभी भी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं होता है, लिस्टेड कंपनी कभी भी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी को या पार्टनरशिप प्राइवेट कंपनी को या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्म फाइल करोगे, फॉर्म नंबर 18, ठीक है। एक बात बताओ, कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उसको क्या मिला था, सिन नंबर। तो अभी आपको सिन नंबर बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का सिन नंबर क्या है। दूसरा, डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर, कितने शेयर होल्डर हैं आपकी कंपनी में। देन एंटर द नेम ऑफ एलएलपी, और उसके नाम के अंदर में क्या लिखा होगे, एलएलपी। पहले क्या लिखा होगा, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, उसको हटाओ। प्रोवाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बताओ। कंफर्म वेदर ऑल द पार्टनर कंप्राइज ऑल द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मतलब जितने भी शेयर होल्डर थे अब क्या बन जाएंगे, पार्टनर एलएलपी के। डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपको। रिटन कंसेंट ऑफ ऑल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। प्रोवाइड स्टेटस फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल किया था या नहीं, ये सारा डिटेल। और साथ में सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए की साइन। देख रहे हो तुम्हारे साइन की वैल्यू क्या है, बिना साइन के कन्वर्जन नहीं हो रहा, समझा। इसलिए जल्दी से जल्दी बेटा नाम क्या लगा दो, सीए। आप बोलो तो सर आज हम इंस्टाग्राम पे अपना नाम क्या सीए लगाते हैं, आज क्या भी लगाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने, कंपनी सेक्रेटरी बने। कोई बात नहीं बेटा, सीएस लगा लेना आप। हाँ, तो आप बोलो ऐसे क्लियर, सीए, सीएस, सीएमए, अभी ठीक है। हाँ, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, भैया कन्वर्जन का इफेक्ट क्या होगा। कल तक वो क्या थी, पार्टनरशिप या अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी, अभी क्या बन चुका है वो, किस दिन से, जिस दिन न्यू सर्टिफिकेट उनको मिलेगा एलएलपी वाला, ठीक है, खत्म। ये था बेटा आपका कौन सा वाला पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी और पार्टनरशिप प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी। ये दो क्वेश्चन पढ़ के जाना, रट्टा मार देना सीधा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, लास्ट टॉपिक, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एक बात बताओ, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है सर। कॉम्प्रोमाइज मीन्स कॉम्प्रोमाइज, सर किसी चीज के लिए समझौता करना। हाँ, वेरी गुड। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझौता, इट्स अ हिंदी मीनिंग। तो मतलब करेक्ट ही तो बोल। अच्छा मुझे बताओ कॉम्प्रोमाइज कब होगा, किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कब होगा, इंग्लिश में पूछा हुआ है सर। जब दो लोगों के बीच में झगड़े होंगे, बिना झगड़े का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अच्छा, अरेंजमेंट कब होगा, उसके बाद कॉम्प्रोमाइजिंग के बाद, कॉम्प्रोमाइजिंग के बाद अरेंजमेंट। सुनो, अरेंजमेंट का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटी। तो पहले क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज या पहले अरेंजमेंट, कुछ भी हो सकता है बेटा। झगड़े होंगे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, झगड़े नहीं होंगे तो राइट्स एंड लाइबिलिटी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अरेंजमेंट। याद रहेगा। अच्छा बोलोगे हमें से एक बात बताओ, आप ये टॉपिक पढ़ाई क्यों रहे हो, किस बात का कॉम्प्रोमाइज और किसके साथ कॉम्प्रोमाइज,
बताओ किसके साथ कॉम्प्रोमाइज होगा एलएलपी में? पार्टनर्स। पार्टनर्स, यानी एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में झगड़े हैं, एलएलपी और क्रेडिटर्स के बीच में झगड़े हैं। समझा? तो देखो लिखा हुआ है मैंने पहला पॉइंट, वेयर अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड, किसके बीच में? एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, एलएलपी एंड इट्स क्रेडिटर। ठीक है, चलो बताओ कॉम्प्रोमाइज करना है, अप्लाई कौन करेगा और किसके पास? कॉम्प्रोमाइज करना है ना। अरे चलो एक बात बताओ, पहले जनरल बात बताओ, दो भाइयों के बीच में झगड़े हैं, कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? बड़ा, छोटा या बड़ा दोनों में से कोई भी करेगा। भाइयों के बीच में ही झगड़े हैं तो कोई भी करेगा ना। पेरेंट्स करेंगे भाई, ठीक है, पेरेंट्स करेंगे कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, अब पेरेंट्स के पास अपन जाएंगे दोनों, क्या लेके? अपनी अपनी मांगे लेके। अब पेरेंट्स दो बातें, या तो हमारे कॉम्प्रोमाइज कर देंगे या तो हम दोनों की राइट्स एंड लायबिलिटी को रीऑर्गेनाइज कर देंगे। ऐसा ही होगा ना। फॉर एग्जांपल, कभी घर में पापा मान लो सैटरडे को 5 चॉकलेट लेके आए, ठीक है, लेकिन हुआ क्या था, उस दिन घर में एक कजन आ गया था, कजन आ गए थे अपने, कोई रिलेटिव आ गए थे, तो 5 तो ऑलरेडी थे, एक बंदा क्या आ गया और आ गया एक्स्ट्रा। अब आपको देखा होगा कि अपने बच्चों से ज़्यादा किसको प्यार मिलता है? कजन्स को। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा चॉकलेट सबसे पहले उसी को मिला, अब बच्चे कितने? 4 में क्या करना होगा? कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा ना, बाकी के 5 4 में खाओ। ऐसा तो नहीं कि पापा राइट्स एंड लायबिलिटी रीऑर्गेनाइज करेंगे, बोलेंगे ये बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, एक और लेके आ जाओ, नहीं है ना। समझ में आ रहा? तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है भैया, कि राइट्स एंड लायबिलिटीज को रीऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, वहां पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और रीअरेंजमेंट में राइट्स एंड लायबिलिटी का रीऑर्गेनाइज होगा। देखो कौन अप्लाई करेगा बेटा, तो बोला एलएलपी अप्लाई करेगा, क्रेडिटर अप्लाई करेगा, पार्टनर्स अप्लाई कर सकता है, और अगर एलएलपी वाइंडिंग अप में है तो लिक्विडेटर अप्लाई कर सकता है। समझा? ध्यान से एक बात मुझे बताओ, किसी बिजनेस को बंद करना अच्छी बात है या उसको चलाना अच्छी बात है? चलाना। बिजनेस बंद करने से नुकसान किसका होता है? बिजनेसमैन का ना, बिजनेसमैन का। तो सबसे बड़ा नुकसान होता है बेटा वर्कर्स का, बेघर हो जाएंगे वो। समझा नहीं समझा? अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाएगी। तो लॉ मेकर का कहना यह है कि बिजनेस को बंद मत करो। बिजनेस अगर नहीं चल रहा है ना, गलती बिजनेस की नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम बिजनेस को चला नहीं पा रहे हो, तुम्हारे अंदर उतनी एक्सपर्टीज नहीं है चलाने की। तो इसके लिए क्या करो? मैनेजमेंट चेंज करो। बिजनेस चलाने के लिए बेटा पैसा नहीं, क्या चाहिए? दिमाग। क्या चाहिए? दिमाग। एक छोटी सी एग्जांपल दूं बिजनेस चलाने का बेस्ट आइडिया, ओला। एक दिमाग था उसका, जिसने भी मुंबई का पर्सन है ना, वो एक दिमाग था उनका, और दिमाग के बेसिस पे देखो आज कितने करोड़ों की टर्नओवर हो गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लेके आ गया। इसको बोलते हैं बेटा, देखो लाइफ में हर एक टाइम पे कभी ना कभी कोई मोड़ ऐसा आएगा जहां पे अपन को मौका मिलेगा, लेकिन हम क्या होते हैं लाइफ के भीड़ में बहुत ज़्यादा भागते हैं कि अपन को जल्दी चाहिए सब कुछ। बेटा वेट, गॉड ने सबके लिए कुछ ना कुछ फिक्स कर रखा है, टाइम आएगा वो चीज़ अपने आप पूरा होगी। लेकिन हम क्या होते हैं भीड़ में भाग रहे होते हैं कि नहीं अपन को आज ही ये चाहिए ये चीज़, जबकि लॉ मेकर ने सबके लिए फिक्स कर रखा है। मुझे बताओ ओला हो गया, ओयो का जो ओनर है वो भी यंग है, छोटी सी एज में उसने कितने बड़ा एम्पायर इसका नहीं खड़ा कर दिया, जो आज एक जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या बन चुका है? एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। जितने भी लोग आते हैं सब इसी होटल को प्रेफर करते हैं। मतलब क्या था, उसका भी एक आइडिया था कि अपन को ये करना है, ओला ने भी एक आइडिया लिया। तो छोटे से छोटे आइडिया से दूसरा, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक बंदा बहुत फेमस है आज, गुजरात का है ना लड़का, MBA चाय वाला, उसके नाम के आगे लिखा हुआ है ना MBA चाय वाला। ठीक है, क्या था उसका? एक आइडिया ही था ना, इन्वेंशन ही था ना, फेमस हुआ। अब देखना अभी जब से MBA चाय वाला आया है ना बेटा, मार्केट में चाय की दुकान बढ़ गई है। सही में मजाक नहीं कर रहा मैं, मार्केट में चाय की दुकान बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पहले हमारे एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे चाय की दुकान है, अभी तो मैं देख रहा हूँ यंग गर्ल और बॉय जितने भी जो रोड पे मतरगस्ती करते थे ना, चाय की दुकान खोल के बैठे। सोचो कितना इंस्पिरेशन मिला है उनको MBA चाय वाले से। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या बोला है कि भैया ये 4 लोग अप्लाई करेंगे। किसको अप्लाई करेंगे? ट्रिब्यूनल को। यहाँ पे याद रखना, ट्रिब्यूनल का मतलब है NCLT। क्या है? NCLT क्या है? फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो NCLT को अप्लाई करेंगे। अब देखो NCLT के पास जब आप एप्लीकेशन डालोगे तो देखो क्या लिखा है, इफ द मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4। इस बात को समझना बेटा, NCLT के पास तुम एप्लीकेशन डालोगे
तो सबसे पहले मान लो 40 लोगों ने अप्लाई किया है, तो 40 में से 21 तो हाँ में होने चाहिए, और जिन 21 का हाँ है ना, उनके पास एलएलपी का जितना भी कैपिटल है ना, टोटल कैपिटल, उसका 3/4 कैपिटल इनके पास होना चाहिए। समझा? तो दो कंडीशन देखना है, जितने भी एलएलपी के पार्टनर हैं उसमें से 50% से ज़्यादा का हाँ होना चाहिए, तो 21 का हाँ होना चाहिए, और जिन्होंने हाँ बोला है उनके पास 3/4 की कैपिटल होनी चाहिए, तभी बेटा एनसीएलटी तुम्हारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या कॉम्प्रोमाइज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझा? दो कंडीशन देखो, लिखा हुआ है ना पहला, इफ द मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर और पार्टनर एज द केस में बी मीटिंग एग्री फॉर द कॉम्प्रोमाइज, इतने लोग मान जाते हैं तो ही कॉम्प्रोमाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? जो भी ऑर्डर आया बेटा एनसीएलटी का, वो बाइंडिंग किसके ऊपर होगा? देखो लिखा हुआ है क्रेडिटर के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, और अगर एलएलपी वाइंडिंग अप में है तो लिक्विडेटर के ऊपर। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर सैंक्शनिंग द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट शैल बी मेड बाय ट्रिब्यूनल अनलेस tribunal is satisfied that LLP for any other person to whom an application has been made has disclosed the tribunal by effect। ध्यान से बेटा, LLP आपके एप्लीकेशन को तभी इंटरटेन करेगा, कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन को, जब आपने ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई किया। पहला, सारे मटेरियल फैक्ट उनको बताओ, सारी इंफॉर्मेशन दो कि तुम्हारे बीच में एक्चुअली में हो क्या रहा है। दूसरा, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए, मैक्सिमम 30 दिन पुराना देना। एंड लास्ट क्या लिखा हुआ है? पेंडेंसी, अगर मान लीजिए कंपनी का कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसका एक रिपोर्ट ये सबमिट कीजिए। अब इसको रिपोर्ट को देखने के बाद उनको लगेगा कि यस इतने लोग सेटिस्फाइड हैं, तो आपको क्या दे देगा? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का ऑर्डर दे देगा। एक बात मुझे बताओ, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का ऑर्डर दे कौन रहा है? ट्रिब्यूनल दे रहा है, ट्रिब्यूनल दे रहा है। अब ट्रिब्यूनल जब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का ऑर्डर दे रहा है तो मुझे बताओ इस पूरे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के ऊपर निगरानी भी किसकी रहेगी? ट्रिब्यूनल की। वही लिखा हुआ है बेटा सेक्शन नंबर 61 में लिखा हुआ है पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल टू इन्फोर्स कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ये क्या लिखा हुआ है कि जब भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होगा उसका पूरा सुपरविजन कौन करेगा? एनसीएलटी। और एनसीएलटी क्या करेगा बेटा? आपको फिर ऑर्डर देगा, और जो भी एनसीएलटी का ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को रजिस्टर करवाना है किससे बेटा? आरओसी से। अगर एनसीएलटी के ऑर्डर को तुमने रजिस्टर नहीं करवाया आरओसी से तो ऑर्डर क्या माना जाएगा बेटा? नल एंड वॉइड। ऑर्डर क्या माना जाएगा? नल एंड वॉइड। अब देखो, जब एनसीएलटी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का ऑर्डर देता है तो क्या क्या ऑर्डर में लिखेगा? पहला, सारे एसेट ट्रांसफर होंगे, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी। अगर मान लो तुम्हारा एनसीएलटी ने जो ऑर्डर दिया है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का, उसकी वजह से वो क्या बोल रहे हैं? मर्ज कर दो, कंपनी को क्या कर दो? मर्ज कर दो। तो क्या होगा? सारे एसेट ट्रांसफर होंगे, सारे लाइबिलिटी ट्रांसफर होंगे, सारे शेयर होल्डर ट्रांसफर होंगे, सारे पार्टनर्स ट्रांसफर होंगे, सब आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे देखो, अभी आपने सुना था वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुई है, तो अब क्या होगा? पहले आइडिया वालों को आइडिया कंपनी के शेयर्स थे, अभी वोडाफोन आइडिया के शेयर्स मिलेंगे, मिक्स है नहीं। इसी तरीके से जब मान लीजिए एलएलपी, दो एलएलपी एक साथ मिलने जा रही है तो बताओ उसमें झगड़े होंगे? 100% है। दोनों एलएलपी का मैनेजमेंट अलग होगा, दोनों एलएलपी के पार्टनर्स अलग होंगे, तो क्या करना पड़ेगा? उनको कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी अपन मान लो क्लास मर्ज कर देते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? आने वाले बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दो एलएलपी एक साथ मर्ज हो रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज। और जब कॉम्प्रोमाइज होगा तो एनसीएलटी ऑर्डर क्या देगा कि सारे एसेट ट्रांसफर होंगी, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी, सारा बिजनेस ट्रांसफर होगा, ये सब आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जो भी एलएलपी एनसीएलटी ऑर्डर देगा उस ऑर्डर को किससे रजिस्टर करवाना है? आरओसी से। समझ में आ गया? पक्का? बस इतना ही था बेटा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में। तो पेज नंबर 149 और 150 पे ये दो बातें में लिखी हुई, एक बार रीड कर लेना। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक बेटा एलएलपी का, दैट इज वाइंडिंग अप। एलएलपी का वाइंडिंग अप बेटा दो तरीके से होता है। एक तो होता है वॉलंटरी, जहां पे एलएलपी के पार्टनर्स जो है खुद से एग्रीमेंट बना के वाइंड अप कर देंगे, और दूसरा होता है बाय द एनसीएलटी। बाय द एनसीएलटी। देखो एनसीएलटी कब कब एलएलपी को वाइंड अप कर सकता है? पहला, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डिसाइडेड दैट द लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज टू बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया है कि एलएलपी को कैसे वाइंड अप करेंगे? बाय ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से। दूसरा, 6 मंथ से ज्यादा हो गए और तुमने अभी तक मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर अपॉइंट नहीं किया, याद है हमने पढ़ा था?
6 महीने के अंदर अंदर में 2 करना है और तुमने 2 नहीं किया। नेक्स्ट, इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ द एलएलपी हैज मेड इन डिफॉल्ट विद द रजिस्ट्रार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी, याद आ रहा, सेक्शन नंबर 34, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेट और जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, एनसीएलटी को लगता है कि भैया इस ग्राउंड पे भी एलएलपी का वाइंडिंग अप होना चाहिए तो वाइंड अप कर देगा। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये वाला कि एलएलपी कौन से ग्राउंड पे वाइंड अप हो सकती है बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो जरा टिक कर लो। एलएलपी का इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला तो वाइंडिंग अप, पीछे से ही चल रहे हैं, वाइंडिंग अप, ठीक है। दूसरा कन्वर्जन, कन्वर्जन वाला बेटा पेज नंबर 147 और 148, पेज नंबर लिख लो। जिन बच्चों को पीडीएफ दिया है वो पेज नंबर लिख लो, टॉपिक के नाम लिख लो। सबसे पहले तो है आपका ये वाले बच्चे ग्रुप ओपन करो और उसमें कोई बच्चा टाइप करो इंपॉर्टेंट इन एलएलपी, सबको मिल जाएगा। लिखो इंपॉर्टेंट इन एलएलपी, सबसे पहला वाइंडिंग अप, पहला टॉपिक वाइंडिंग अप, मैं भी लिखूं? लिखा। दूसरा कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। तीसरा कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी। ठीक है। फिर पेज नंबर 145, 146, 147, दैट इज इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। 145, 146, 147, टॉपिक का नाम इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन लिखा। दोबारा बोलूं टू फेल। पेज नंबर 145, 146, 147, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। फिर सेक्शन 34, सेक्शन 34 और 35। सेक्शन 34 किसका था? बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी रिपोर्ट, और 35 एनुअल रिटर्न। फिर 35 और 34 लिख दिया। मेंटेनेंस एनुअल रिटर्न का। फिर सेक्शन 30 फ्रॉड, सेक्शन 30 फ्रॉड। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, सेक्शन 11। छोटे छोटे स्टार इंपॉर्टेंट तो दे रहा हूँ। पूरा चैप्टर कहाँ टिक करवाया भाई, कितने सारे कटवाए बीच के, नालायक। पेज नंबर 135 का बेटा, हु कैन बिकम ए पार्टनर, बिकम ए पार्टनर। फिर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर और फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर, फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डीपी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डीपी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डीपी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डीपी लिख दिया।
फिर उसके बाद लास्ट साइलेंट फीचर ऑफ एलएलपी, साइलेंट फीचर ऑफ एलएलपी। इसको समझेगा